Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss air pollution. So let's move to the whiteboard. Pollution, its consequences and how it is controlled. ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करें। सो डियर स्टूडेंट्स, पोल्यूशन जो है ये कैसे फैली और ये क्यों हुई और किस किस टाइप्स की है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आइए इस लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली फॉर बेटर लाइफ, इंसान जो है वो अच्छी से अच्छी ज़िंदगी की तलाश में रहा, तो बेहतर लाइफ की कोशिश के अंदर जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लग गई, स्पेशली अपॉन द टेक्नोलॉजीज़, और ख़ास तौर पर उनकी इंडस्ट्रीज़ जो उनको बना रही हैं। स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री उसने ज़िंदगी आसान तो हमारी बना दी, लेकिन उसी के बरअक्स उन्होंने इंसानों के लिए ही ऐसी मुश्किलात खड़ी कर दी कि हमारा यहाँ पर जो सही मानों में जीना है वो थोड़ा मुश्किल हो गया। उसकी रीज़न क्या डियर स्टूडेंट्स, कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन गई इस दुनिया के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, वो बनी तो सिर्फ इसलिए थी कि जितने ज़्यादा लोग हैं तो उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए और उनके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी सहूलियात को मुयस्सर किया जाए। लेकिन ये स्टूडेंट्स, इस बेटर लाइफ के चक्कर में जो इंडस्ट्रीज़ ने हमारे एनवायरनमेंट का ख़ास तौर पर जो नुकसान किया वो नाकाबिले तलाफ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, पोल्यूशन को हम पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड that may harmfully affect the living organisms and the natural resources. So dear students, pollution क्या चीज़ है? एक अनडिज़ायरेबल, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ की? उस चेंज की। किस चीज़ के अंदर चेंज आ रहा है? उसके फिज़िकल यानी तभी, केमिकल मतलब कि कीमियाई, या बायोलॉजिकल मतलब कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। और वो कहाँ कहाँ पर ये चेंजेस आ रही हैं फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर? पानी के अंदर, क्योंकि हम इस अर्थ के ऊपर एयर मौजूद है, वाटर मौजूद है और लैंड मौजूद है। तो इकोसिस्टम के अंदर डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर को कहते हैं हाइड्रोस्फेयर और लैंड को कहते हैं लिथोस्फेयर। तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन ने उनके अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस, ऐसे फिज़िकल चेंजेस, ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस लाए कि जिन्होंने इफ़ेक्ट किया ना सिर्फ इंसानों को बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं पहली टाइप की तरफ पॉल्यूशन की, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके अगर लफ्ज़ी मतलब पे जाएँ तो एयर मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, जो खुश्की के ऊपर, लैंड के ऊपर, उसे हम कहते हैं एयर। और एयर की कंपोजिशन हम डियर स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं। एयर के अंदर मौजूद है 78 to 79% नाइट्रोजन, फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसमें 20 to 21% ऑक्सीजन, इसी तरह से 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से ट्रेसिस में जो नोबल गैसेज हैं वो मौजूद हैं। और डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन और कंपोजिशन ऑफ द एयर। लेकिन अगर एयर के अंदर कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाएं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम और जानदारों, जिसमें एनिमल्स भी हैं और दूसरे में प्लांट्स भी हैं, जिसमें एल्गी भी हैं, जिसमें प्रोटोजोन्स भी हैं, तो और मुख्तलिफ़ तरह के जानदारों के लिए भी अगर वो मुज़र साबित हो तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल इशूज़ टुडे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा इशू है। इस अर्थ के ऊपर दो ही तो मीडियम हैं, एक वाटर और दूसरा एयर। वाटर जो है वो इक्वेटिक यानी कि एरियाज में मौजूद है, जो इस अर्थ का 70% है, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 70% दैट इज़ वाटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 30% इज़ लैंड। और लैंड के ऊपर जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ एयर, और जो वाटर के अंदर मौजूद है दैट इज़ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, एयर के ऊपर चूँकि हम इंसान जो है वो इस लैंड के ऊपर बसते हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट वो एयर है, तो इस वजह से हमें ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं वो एयर से ही रेलेवेंट सामना करना पड़ता है। उसी से मुतालिक हमें पॉल्यूटेंट्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। एयर से ही रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें उनका सामना करना पड़ता है।
It is defined as, so now come towards its definition, a change of composition of air by the addition of harmful substances. Dear students, तो एयर की कंपोजिशन चेंज हो जाए किसके ज़रिए कि जब उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड होना शुरू हो जाएं. नॉर्मल कंपोजिशन मैंने आपसे डिस्कस की, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी इसको डिस्कस किया था. नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर को मोस्ट प्रोबेबली हमने जब रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था तो इनहेल्ड एयर के अंदर इसका जिक्र आया था. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ से आते हैं? ये इंडस्ट्रियल हो सकते हैं या ऑटोमोबाइल गैसेस हो सकती हैं, यानी गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं या उनके अंदर मौजूद गैसेस, या फिर पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है कि हवा के अंदर मौजूद जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स या फिर इसी तरह के और कोई पार्टिकल्स, उन्हें कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर. तो ये सारी चीज़ें मिलकर एयर को पॉल्यूट कर रही हैं. ऑल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये इंपॉर्टेंट MCQ भी आपने याद रखना है कि जितने भी सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के वो सब के सब किससे रिलेटेड हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. इंसानों की कारस्तानियाँ हैं, इंसानों की उसमें एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि कंबस्शन, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज़, जैसे कि वेस्टेज, जो केमिकल वेस्ट है उसको डंप कर देना इनटू द कैनाल्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इन सब के अंदर जो बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंसानों की है. सो ऑल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यहाँ पर हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो एयर के अंदर जितनी भी पोल्यूशन हो रही है उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही शामिल है. जैसा कि बर्निंग ऑफ कोल, जो कोयला जब चलता है तो उससे प्रोड्यूस होती है लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट. वेयर एज द बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम यानी कि जो उनसे हम इस्तेमाल करते हैं ये गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, तो उससे प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू दीज एयर पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इन कोल के अंदर से निकले हुए डस्ट के, स्मोक के डस्ट के अलावा यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड के अलावा और भी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है गैसेस की, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है वुड की, तो उससे प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. सो डियर स्टूडेंट्स ये सारे इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब कुछ जो है ये मिलकर और इस एयर को पॉल्यूट कर रहा है. और इन सब के पीछे जो बेसिक सोर्स है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. सो देयर आर आल्सो सम ट्रेसेस ऑफ मेटल्स विच आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर पोल्यूशन. डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वे. डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एयर पोल्यूशन के अतबार से. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर MCQs बनेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के मुख्तलिफ तरह की जो फर्टिलाइज़र्स, मुख्तलिफ तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी टाइप का जो पॉल्यूटेंट है वो प्रोड्यूस कर रही हैं. पहले बात करेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ क्या रिलीज़ करती हैं डियर स्टूडेंट्स? सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड फ्लोरीन. तो ये चीज़ें हैं जो कि ये ऐसे केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर के अंदर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शामिल कर रही हैं. सल्फ़र, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड फ्लोरीन. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसमें थर्मल इंडस्ट्रीज़ की, तो थर्मल इंडस्ट्री में डियर स्टूडेंट हेयर द थर्मल इंडस्ट्रीज़, ये दूसरी इंडस्ट्री आ गई. इसके अंदर आमतौर पर कोल बेस्ड एंड देयर पॉल्यूटेंट्स आर, जो आमतौर पर इनमें कोयला इस्तेमाल होता है. थर्म मीन्स हीट, जो जिनके अंदर कंबस्शन और होता है वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं कोल बेस्ड एंड देयर पॉल्यूटेंट, जैसे कि फ्लाई ऐश यानी कि राख जो होती है, सूट, वो ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं जब आग चल रही होती है तो उसमें से जो निकलते हैं, एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड. तो ये 3 तरह के केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम द थर्मल इंडस्ट्रीज़. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम मूव करते हैं एक तीसरी इंडस्ट्री की तरफ, दैट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये भी हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर ये सनतकारी मौजूद है इसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की. ये रिलीज़ करते हैं एक तो कॉटन डस्ट, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तीसरे नंबर पर क्लोरीन, स्मोक एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड. सो डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ ह्यूज प्रॉब्लम. ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में
ये सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा जो थर्मल इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो सब के अंदर कॉमन चीज़ ये सल्फ़र डाइऑक्साइड आ रही है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये इट इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन्स। हमने एसिड रेन्स के अंदर इसको डिस्कस भी किया था। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जहाँ पर स्टील बनता है, वो रिलीज़ करती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन, साइनाइड इट्स अ पॉइजन, HCN, ठीक है। सो पार्टिकुलेट मैटर। तो ये 4 मुख्तलिफ तरह की डियर स्टूडेंट्स हमने इंडस्ट्रीज़ देखी, इनमें से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स देखे। इन सब के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? दैट इज़ द सल्फर डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके अंदर सब के अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे एयर को बुरे तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हमारे एयर पॉल्यूशन के ऊपर। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। So following are the effects of air pollution. The first one is smoke formation. Dear students, आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी इस चीज़ के हवाले से हॉट इश्यूज़ क्रिएट रहे रिगार्डिंग द स्मोक फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्मोक 2 चीज़ों का मजमुआ है, एक स्मोक और दूसरा फॉग। स्मोक एंड फॉग। सो हियर स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक SM इसका स्मोक का और OG फॉग का, इट बिकम्स स्मोक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्मोक जो है हमें तो बहुत एक लाइट सा इशू दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस किस्म की सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज इट लीड्स टू वेरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड एज वेल एज इट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर आइज। बुरे तरीके से इफेक्ट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द पॉल्यूटेंट्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये कंबाइन करते हैं, लेकिन खुद से कंबाइन नहीं करेंगे, ये कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में, तो उससे क्या बन जाएगी? स्मोक बन जाएगी। अब स्मोक है क्या? दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ तरह की गैसेस हैं इसमें। इट फॉर्म्स अ येलोइश ब्राउन हेज, एक ऐसे धुंध की मानित ये छाई होती है, येलोइश कलर का ये ऐसे नज़र आ रहा था, गर्द गुबार, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं लाइक लाहौर, लाइक इस्लामाबाद, लाइक कराची, मुल्तान, यहाँ पर ख़ास तौर पर जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ख़ास तौर पर सर्दियों में और ख़ास तौर पर जब ये सर्दियाँ एंड हो रही होती हैं या स्टार्ट हो रही होती हैं, इस विंटर ड्यूरेशन के अंदर ये इसकी जो स्मोक फॉर्मेशन है ये ज़्यादा हो जाती है। तो इससे नुकसान क्या होगा? इट हैम्पर्स द विजिबिलिटी। हैम्पर मतलब कि हमें जो देखने की जो हमारी रेंज है वो कम पड़ जाएगी, उसमें देखने में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इट ऑल्सो कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मैंने आपसे पहले जिक्र किया, इनकी वजह से एलर्जीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलर्जी की बात हो रही है आम तौर पर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी एलर्जीज़, यानी कि लाइक एस्थमा, तो इसमें से हो सकता है। क्लियर? इट ऑल्सो कंटेन्स द पॉल्यूटिंग गैसेस, इसके अंदर पॉल्यूटिंग गैसेस भी मौजूद हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट इफेक्ट। तो आपने याद रखना है स्मोक फॉर्मेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ स्मोक। अब मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स दूसरे इसके इफेक्ट की तरफ। सो दैट इज़ एसिड रेन्स। ये मैं डिटेल के साथ आपसे शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में भी, और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इकोसिस्टम बैलेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट के हवाले से बात की थी, तो वहाँ पर भी मैंने एसिड रेन्स को बड़े डिटेल के साथ आपसे शेयर किया था। तो एसिड रेन्स क्या है स्टूडेंट्स, ये कब होती हैं? द एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। होपफुली आपको याद आ गया होगा, यहाँ पर तो जस्ट आप रिवाइज कर रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ख़ास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से ये प्रोड्यूस होती थी, याद है आपको? तो ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके अंदर उसको रिएक्ट करती हैं और उससे प्रोड्यूस करती हैं एसिड्स। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज़ H2
SO3 सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं दे विल प्रोड्यूस नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जब ये बारिश की शक्ल में नीचे आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसके जो नुकसानात हुए थे वो हमने बहुत डिटेल से पढ़े थे और होपफुली आपको याद होंगे। तो दैट इज़ द अनदर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से एक तो स्मोक बन रही, दूसरा एसिड रेन्स हो रही। अब आते हैं तीसरा, दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन। डियर स्टूडेंट्स आपने ओजोन का नाम तो सुना ही है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ के बिल्कुल ऊपर ये मौजूद होती है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 to 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ से अर्थ सरफेस से ऊपर 10 से 50 किलोमीटर ऊपर ये मौजूद है ओजोन की लेयर। ओजोन है क्या? इट इज़ बेसिकली O3 और डियर स्टूडेंट्स इट इज़ ब्लूइश गैस। ये ब्लूइश गैस है, पॉइजनस गैस है ख़ास तौर पर, याद रखिएगा। ये अपर लेयर जो है हमारी, जहाँ पर हम ये अर्थ से ऊपर, उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पर मौजूद है ओजोन। ये MCQ अपने याद रखने के, ओजोन कहाँ पर मौजूद है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि हम सूरज की से मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस आ रही हैं, उसमें एक हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट्स ये इंतहाई ख़तरनाक रेडिएशंस हैं, दे लीड टू द स्किन कैंसर्स। इसी तरह से और बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उनके बायस बनते हैं। ये इफ़ेक्ट करती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, प्लांट्स की जो लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं। सो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त प्रोटेक्शन बनाई कि वहाँ पर ऊपर बना दिया ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। O3 वो इसको जब सूरज की रोशनी वहाँ से गुजर के आती है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ये पीछे रख देती है, फ़िल्टर कर देती है, और जो हमारे तक सूरज की जो रोशनी पहुँचती है वो सेफ़ होती है। So dear students, however the air pollutants like the chlorofluorocarbons, सबसे बड़ा इशू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। So dear students, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन्स आपने केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किया होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन और ये आपस में मिलकर ये बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं आपने देखा ही होगा। ये बेसिकली जितने भी कूलेंट सिस्टम्स होते हैं, कूलेंट जैसे कि AC, हमारे पास घरों में जो AC होते हैं उनके अंदर कूलेंट के तौर पर जो गैस डाली जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो चिलर्स होते हैं, बड़े बड़े चिलर्स जो मॉल्स के अंदर लगे होते हैं, वहाँ पर होते हैं ये CFCs। इसी तरह से CFCs AC के अंदर, चिलर्स के अंदर, और गाड़ियों को जो सा वो होता है AC, ठीक है, इन ऑटोमोबाइल AC सिस्टम वहाँ पर होता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एरोजोल स्प्रे, ये हम जो बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं या जो कीड़े मार स्प्रे, जो इंसेक्ट किलर्स होते हैं स्प्रेज, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। आपने कभी फील किया कि जो बॉडी स्प्रे होता है अगर आप उसको सख्त गर्मी में भी ऐसे हाथ में पकड़ें तो आपको ठंडा फील होता है, क्योंकि ये कूलेंट के तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये CFCs क्या करते हैं? ये जब एयर के अंदर जाते हैं वहाँ पर लाइट के साथ इफ़ेक्ट होते हैं, तो फिर क्या होगा इससे डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो अलग हो जाएगी और वो लाइट के साथ रिएक्ट करके इट बिकम्स द क्लोरीन रेडिकल। और डियर स्टूडेंट्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि एक क्लोरीन का जो रेडिकल है, यानी एक क्लोरीन का जो एटम है जो रेडिकल बन चुका है, वो 1 मिलियन ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू O2 जो नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो जब नॉर्मल ऑक्सीजन बन गई तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ओजोन वो जो प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। सो ये हमारी ही बेसिकली खामियां हैं जिनकी वजह से ये ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो वो जब टूटेगी तो जो UV रेज़ हैं वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएंगी और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। सो ओजोन होल्स
जो सुराख बन चुके हैं आर क्रिएटेड विच परमिट यूवी रेज टू रीच टू द अर्थ सरफेस, और यूवी रेज क्या करती हैं, दे इंक्रीज द टेम्परेचर एंड ऑल्सो कॉज स्किन कैंसर्स। यस डियर स्टूडेंट, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये स्किन कैंसर जो हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट्स, एक एस्टीमेट है द करंट रेट ऑफ इंक्रीज एट द करंट रेट ऑफ इंक्रीज, जैसे कि अब जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है, इट विल गो अप टू 3 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट कमिंग 100 ईयर्स। आने वाली एक सदी के दौरान इस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। और आपको याद है हमने ये भी पढ़ा था कि सालाना ऑन बेसिस के ऊपर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। कहाँ पर? बिकॉज इन द अर्थ्स सरफेस ड्यू टू द एयर पॉल्यूटेंट्स, और उसमें मौजूद हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन, इनकी वजह से। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 30 साल में हर डेकेड के अंदर जो है जो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ सरफेस जो है उसका टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ इन द लास्ट 30 ईयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मेजर इफ़ेक्ट्स हैं एयर पॉल्यूशन के। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और इसी तरह से इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ये एक सेपरेट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूटेंट्स का लेवल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।